नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं न्याय वाक्य यानी सिलाक के प्रश्नों को सॉल्व करने के बिल्कुल अनदेखे, अनोखे और मजेदार ट्रिक लेकर। यह ट्रिक आपको कहीं भी देखने को, किसी भी YouTube चैनल पर या किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप न्याय वाक्य के प्रश्नों को सॉल्व करने में गलती कर देते हैं कभी कभी, तो आज के बाद आपको न्याय वाक्य के प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के प्रश्नों को आपको बताया जाएगा, जो कि आप इस पुलिस भर्ती के लिए, एसएससी के लिए और रेलवे की परीक्षाओं के लिए पूर्णतः उपयोगी होगा। और ये वीडियो एकदम जीरो से हीरो लेवल के लिए है। देखिए यहाँ पर हीरो आपका बनकर तैयार है, यानी एकदम नहीं जानते हैं वहां से शुरू किया जाएगा, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा जान पाए वहां तक हम लोग लेकर इस वीडियो को लेकर जाएंगे। लेकिन शुरुआत एकदम जमीन स्तर से करेंगे ताकि एकदम बेसिक आपका मजबूत हो जाए। और इसमें हम लोग वेन आरेख वाले ट्रिक का ही प्रयोग करेंगे ताकि आपका बेसिक फंडा एकदम क्लियर रहे और किसी भी ट्रिक से आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाए। तो एकदम देखिए, एकदम हम लोग रिलैक्स मूड में एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे ताकि हर छात्र समझ सके। तो न्याय वाक्य में देखते हैं, एक कम से कम दो, कभी कभी तीन कथन होता है और निष्कर्ष भी कभी कभी 2, 3 और 4 भी हो जाते हैं एसएससी की परीक्षाओं में। तो आगे भी प्रश्न के रूप में भी हम लोग देखेंगे। तो वेन आरेख को हम लोग, इन प्रश्नों को वेन आरेख विधि से सॉल्व करेंगे ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए। फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो बिना वेन आरेख के भी न्याय वाक्य के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन फंडा क्लियर होना जरूरी है और ये बेसिक ट्रिक है। तो पूर्णतः जुड़े, एक 3 प्रकार के समुच्चय होते हैं। पूर्णतः जुड़े समुच्चय, दूसरा आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय और तीसरा पूर्णतः अलग समुच्चय। तो पहला है पूर्णतः जुड़े समुच्चय। थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। पूर्णतः जुड़े समुच्चय यानी एक दूसरे में बिल्कुल समाहित, यानी सभी वाला। इसको ज्यादातर देखेंगे लिखा रहेगा सभी, ज्यादातर प्रश्नों में लिखा रहेगा सभी घोड़े गधे हैं। और याद रखिए, न्याय वाक्य प्रश्नों में सब अजीबो गरीब विचित्र बातें रहेंगी जिन्हें आपको सही मानकर आगे बढ़ना होगा। जैसे कुछ घोड़े टेबल है, कुछ मच्छर हाथी है, यानी कुछ भी लिखेगा तो आप उसे सही मानकर आगे बढ़ेंगे। तो सभी लिखा रहता है पूर्णतः वाले में, कभी कभी प्रत्येक लिखा रहता है, यानी कुल मिला के 100% की बात होती है। प्रत्येक लिखा रहेगा, कभी प्रत्येक दशा में, तो बात वही है, कहिए कि प्रत्येक दशा में मैं कल आऊंगा, यानी कि 100% है कि वो कल आएगा। सदैव वह स्कूल आता है, यानी सदैव का मतलब 100%। निश्चित रूप में कल बारिश होगी, यानी 100% की बात है। संपूर्ण रूप में हर कोई यहां आता है, यानी 100% यहां कोई आता है, यानी कुल मिला के 100% की तरफ इशारा होगा। तो हम इसे पूर्णतः समुच्चय के रूप में देखेंगे। सबसे इसका चर्चित शब्द है सभी, लेकिन कभी कभी एसएससी या किसी परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए शब्द बदल देता है। तो जिस शब्द से ये भाव 100% वाला है, तो आप समझिए कि पूर्णतः जुड़े समुच्चय वाला यहां पर हमें सेट देखने को मिल रहा है। तो पूर्णतः जुड़े हुए समुच्चय, इसमें प्रश्न कैसे, कथन कैसे लिखेगा, तो सभी लिखेगा। इसका चर्चित शब्द है सभी ए बी है। सभी ए बी है का मतलब सभी ए घिरा रहेगा, किससे? बी से। देखिए सभी ए चारों ओर से बी नामक वृत्त से घिरा हुआ है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सभी ए बी है। यह भी कह सकते हैं कि सभी ए बी के अंतर्गत है, सभी ए बी के अंदर है। या रटने के लिए आप रट लीजिए कि जब भी कहेगा सभी, जब भी कहेगा सभी, तो आप रटे रहे, जो ही कहेगा सभी तो 2 वृत्त ऐसे कुएं जैसा बन जाएगा। कुछ चीजें समझ भी सकते हैं, थोड़ा सा रट भी लीजिए अगर दिक्कत हो तो। जो ही कहेगा किसी भी कथन में सभी, तो आप रटे रहिए कि एक कुएं जैसा चित्र बनेगा, यानी एक वृत्त के बाहर एक और वृत्त। और सभी के बाद वाला शब्द, यानी सभी से जुड़ा हुआ जो शब्द है, सभी के बाद वाला शब्द या सभी से जुड़ा हुआ जो शब्द है, वो भीतर वाले वृत्त में रहता है। यानी सभी के बाद वाला शब्द यानी कि ए भीतर वाले वृत्त में, और जो बचा हुआ शब्द है वो बाहर के वृत्त में रहता है। या कह सकते फिर दूसरी भाषा में कि जो ही कहे सभी, तो आपको ऐसा चित्र तुरंत बना लेना है और सभी के बाद वाले शब्द को, यानी सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द को भीतर और बचे हुए शब्द को बाहर लिख लेते हैं। इसे अन्य रूप में भी हम लोग आगे समझेंगे, बस थोड़ा थोड़ा आप देखते जाइए। अब है अगला आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय। आंशिक रूप से जुड़े हुए समुच्चय का मतलब ऐसा चित्र जिसमें बनता है, अभी तो पूर्णतः जुड़े समुच्चय में देखिए एक के भीतर एक था, पूर्णतः जुड़े। अब आंशिक रूप जुड़े समुच्चय का मतलब ऐसा चित्र बनेगा जिसमें
कुछ कुछ वाला। तो इसका सबसे चर्चित है शब्द है कुछ, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ अन्य शब्दों का इस्तेमाल करता है। सभी वाले में तो 100% था, लेकिन कुछ वाले में 100% से थोड़ा भी कम रहेगा, 99% या 99.5% या 99.99 भी रहेगा, तो भी हम उसे कुछ ही समझेंगे। कभी कंफ्यूज करने के लिए कह देता है कभी कभी, यानी वो कभी कभी आता है। कभी कभी आता है मतलब कुछ वाला चित्र बनेगा, यानी कि ऐसा वाला ही चित्र बनेगा। कुछ दशा में वह अच्छा व्यक्ति है, यानी कुछ दशा है मतलब कि ऐसा ही चित्र बनेगा। थोड़ा भी कह दे तो ऐसा ही चित्र। अनेक भी कहे तो सुनने में तो लग रहा है कि अनेक छात्र सफल हो गए, तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे सभी छात्र सफल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं। अनेक का मतलब भी सभी नहीं तो वो डायरेक्ट अनेक नहीं कहता, वो सभी बोल देता है। तो अनेक लोग भारत में ईमानदार है, तो अनेक का मतलब सभी नहीं। अनेक का मतलब भी 100% से थोड़ा भी कम है, तो ऐसा ही चित्र कुछ वाला बनेगा। 99% भी बोल देगा कि 99% भारतीय ईमानदार है, तो इसका मतलब भी ऐसा ही चित्र बनेगा, न कि 100% वाला। आधा बोल दिया तब तो समझ ही में आ रहा है। बड़ी संख्या में बोले तो भी आप ये मत समझिए कि बड़ी संख्या है तो सभी वाला चित्र बनेगा। बड़ी संख्या बोलेगा तब भी ऐसा ही चित्र बनेगा। बहुसंख्यक तभी भी ऐसा। साधारणतः तब तो ऐसा बनेगा ही। बहुधा यानी कि ज्यादातर, लेकिन हमेशा इसका मतलब मत समझिएगा। हमेशा कहेगा तो अलग बात है, लेकिन यहां पे लिखा है बहुधा, यानी कि कुछ, किसी अवसर पर, यानी कि कुछ वाला चित्र। प्रायः कहे तभी ऐसा चित्र, शायद कहे तब तो ऐसा चित्र बनेगा ही। और देखिए कुछ वाले कथन ऐसे रहते हैं जैसे कुछ ए बी है, तो जो ही कहेगा, जैसे मैंने बताया था, जो ही कहे सभी, तो हमें ऐसा चित्र बना के रेडी कर लेना है। और भीतर वाले में सभी के साथ जुड़ा हुआ शब्द और बाहर वाले में बचा हुआ शब्द। लेकिन जो ही कहे कुछ, तो आपको ऐसा चित्र बना के तैयार रख लेना है। और एक में एक शब्द, किसी में एक शब्द, किसी में दूसरा शब्द। इसमें ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, तो किसी में ए किसी में बी आप लिख दीजिए। यही कुछ कुछ चित्र बनाना हुआ। धीरे धीरे हम लोग आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्णतः अलग पहला हो गया, पूर्णतः जुड़े समुच्चय दूसरा हो गया, आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय। पूर्णतः जुड़े समुच्चय मतलब एक के भीतर एक, कुएं वाला चित्र। और आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय मतलब कुछ कुछ भाग जुड़ा हुआ। पूर्णतः अलग का मतलब एकदम अलग अलग दूर दूर बनेगा, अकेले हम अकेले तुम की तरह, यानी अकेले हम अकेले तुम, क्योंकि पूर्णतः अलग समुच्चय। देखिए सबसे पहले इसने कहा पूर्णतः जुड़े समुच्चय, यानी एक के भीतर एक समाहित। फिर दूसरा समुच्चय का प्रकार था आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय। आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय का मतलब थोड़ा सा जुड़ा हुआ था। अब तीसरे नंबर पर इसने कह दिया पूर्णतः अलग समुच्चय, यानी दूर दूर समुच्चय। इसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल होता है? सबसे चर्चित है कोई नहीं। जैसे कोई ए बी नहीं है, या कोई कुत्ता भालू नहीं है, तो कोई नहीं कहेगा तो दो वृत्त ऐसे बन जाएगा, और एक में एक शब्द, एक में एक शब्द। फिर से देखिए, जो ही बोले सभी, तो ऐसा चित्र बनता है, भीतर वाले में सभी वाला शब्द लिखा जाता है। जो ही कहे कुछ, तो ऐसा वाला चित्र बनता है, और किसी में एक शब्द किसी में दूसरा शब्द लिखा जाता है। जो ही कहे कोई नहीं, तो दो वृत्त दूर दूर बनता है, और एक में एक शब्द एक में दूसरा शब्द लिख दिया जाता है। फिर एकदम नहीं कहे तो भी ऐसा चित्र, 100% नहीं कहे तो भी ऐसा चित्र, कोई संभावना नहीं कह दे तब भी ऐसा ही चित्र अलग अलग वृत्त वाला बनता है। अब इसका कथन कैसे बोलेगा? तो कथन में बोलेगा कोई ए बी नहीं है, तो दो वृत्त बना देना है, एक में ए एक में बी, इसमें भी बी और इसमें भी ए लिखा जा सकता है। अब देखिए दो कथनों का वेन आरेख बनाना सीखते हैं हम लोग। जिन जिन प्रकारों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, उन प्रकारों को यहां पर हम लोग देखेंगे। इन प्रकारों को अगर आप ध्यान से देख लें तो आपका किसी भी रेलवे हो या पुलिस हो चाहे एसएससी हो, किसी भी परीक्षा, बैंकिंग की मैं बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन एसएससी रेलवे और पुलिस की परीक्षा में इतने प्रकारों में से ही आपका प्रश्न जो है वो फंसेगा। इतने ही प्रकारों से चित्र बनाने के लिए देगा, और इतने ही प्रकारों से चित्र बनाकर, वेन आरेख बनाकर आप अपने प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे प्रकार होते हैं। पहले यहां पर ये सब कुछ ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, ये सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए उदाहरण लिया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से वेन आरेख बनाना सिखाया जा सके। और उसके बाद हम लोग परीक्षा में पूछे गए
प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो अभी हाल ही में लेटेस्ट परीक्षा में पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना न्यू बेस मजबूत कर लेते हैं इन तरीकों से। तो देखिए, दो यहां पे कथन लिखे हुए, ये दोनों, पहला कथन दूसरा कथन, हमेशा कथन का ही वेन आरेख बनाना है। तो कथन एक लिख रहा है सभी कलम पेंसिल है, तो मैंने बताया था जो ही कहे सभी, तो आपको ऐसा चित्र बना के तैयार रख लेना है। एक तो तरीका है दोनों कथनों का अलग अलग चित्र बनाइए फिर संयुक्त। चलिए मैं पहले अलग अलग बना के आपको एक प्रश्न में दिखा दे रहा हूं, उसके बाद ये है कथन एक का वेन आरेख। इसमें क्या कहा है, सभी कलम पेंसिल है, तो मैंने बताया था जो ही कहे सभी, तो आपको ऐसा चित्र बनाकर रेडी रख लेना है। और सभी के बाद वाला शब्द, यानी सभी से जुड़ा हुआ ये जो शब्द है वो भीतर रहता है, इसको धीरे धीरे याद कर लीजिए। तो भीतर हो गया कलम, और जो बचा हुआ शब्द है उसको बाहरी वृत्त में लिख देते हैं। अब हम लोग यहां पर बनाते हैं दूसरे कथन का वेन आरेख। दूसरे कथन में कह रहा है सभी पेंसिल पुस्तक है, फिर बोला है सभी, तो जो ही बोले सभी ऐसा चित्र बना के रेडी रख लेना है। और सभी के बाद वाला शब्द भीतर वाले वृत्त में, और बचा हुआ शब्द बाहरी वृत्त में। तो ये दोनों कथनों का वेन आरेख अलग अलग हमने बनाया सीखने के लिए, ताकि शुरुआती छात्र भी जो अभी सीख रहा है वो भी समझ सके। अब पहला और दूसरा दोनों को हमें परीक्षा में जरूरत होता है एक साथ बनाने का। लास्ट में हम लोग दोनों एक ही साथ बनाएंगे, यहाँ पे सीखने के लिए मैं बताया हूं ताकि आप समझ सके अगर दिक्कत होता हो। तो दोनों कथनों को जोड़ने का मतलब आपको क्या करना है, पहले वाले चित्र को हूबहू देख देख के उतार लेना है। देख देख के हमने उतार लिया। इसमें क्या कर रहा है, भीतर कलम बाहर पेंसिल, तो हमने देख देख के बस लिख लिया कलम पेंसिल। ये सिर्फ सीखने के लिए है, परीक्षा में ऐसे हम नहीं करेंगे, आपको बस सिखा रहे हैं। भले ही समय ज्यादा लग रहा है लेकिन आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, ये चित्र हमने उतार लिया, इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरे चित्र को इसमें डाल देना है ताकि दोनों कथनों का एक जगह चित्र बनकर तैयार हो जाए। तो हमें इसमें से देखना है क्या ऐसा है जो इसमें नहीं है। कलम इसमें है, पेंसिल इसमें है, तो देखिए पेंसिल तो इसमें है ही, कलम जो है, कलम भी है, पुस्तक जो है इसमें नहीं है। पेंसिल इसमें है ही, देखिए पेंसिल यहां पर है, पुस्तक देखिए पेंसिल इसमें है ही, पुस्तक ही ऐसा है जो इसमें नहीं है। पुस्तक इसमें डाल देंगे तो कलम पेंसिल पुस्तक तीनों शब्द अलग अलग यहां पर मौजूद हो जाएंगे। तो पेंसिल तो यहां पर है ही, पुस्तक को हमें इसमें डालना है, तो इसलिए पुस्तक से ही हमको पूछना है कि ये कैसे रहने का आदि है। तो पुस्तक कैसे रहेगा, तो पुस्तक क्या पेंसिल के भीतर है या पेंसिल को काट के है, या पुस्तक जो है पेंसिल से बाहर है। तो पुस्तक जो है पेंसिल के वृत्त के बाहर है, पुस्तक को ही इसमें रखना है क्योंकि पेंसिल तो इसमें से पहले ही ऑलरेडी है। तो पुस्तक से हम लोग पूछते हैं कैसे रहेगा, तो पेंसिल के बाहर कह रहा है कि एक गोला बना के हम रहेंगे। पुस्तक कहां रहेगा, तो पेंसिल के बाहर एक वृत्त बना के रहेगा। तो पेंसिल क्या है, पेंसिल का ये घर पूरा है, तो पेंसिल के बाहर एक वृत्त बना के कौन रहेगा, पुस्तक रहेगा। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं पुस्तक। तो ये चित्र बन के हमारा तैयार हो गया। धीरे धीरे घबराइएगा मत, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि ऐसे ही कई उदाहरण हमने लिए हैं ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आ सके। फिर हम लोग अलग अलग एक बार और बना के चेक करते हैं। पहले कथन का लेख सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, तो जो ही बोले सभी आपको ऐसा कर लेना है। सभी के बाद वाले शब्द को भीतर और बचे हुए शब्द को बाहर। एकदम रेडीमेड तरीका है, कुछ भी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लैपटॉप। अब दूसरे कथन का हम लोग वेन आरेख बनाएंगे इस वाले का। कुछ कंप्यूटर पेजर, मैंने बताया तो जो ही कहे कुछ, फिर से देखिए सभी कहे तो ऐसा चित्र बनाना है, कुछ कहे तो ऐसा चित्र बनाना है, कोई नहीं कहे तो तुरंत दूर दूर चित्र बनाना है। तो अब कहा है कुछ, यानी कि हमें ऐसा चित्र बनाना है और एक शब्द एक वृत्त में और दूसरा शब्द दूसरे वृत्त में लिख लेना है। अब दोनों कथनों का हमें संयुक्त वेन आरेख बनाना है, क्योंकि इसी की डायरेक्ट परीक्षा में हमें जरूरत पड़ेगी। यहां पे बस सीखने के लिए मैं अलग अलग बता रहा हूं। तो इसका तरीका एकदम सीखने का यह है कि पहला वाला जो चित्र आपने बनाया है उसको उतार लीजिए देख देख के। तो कुएं वाला चित्र है, कुएं वाला चित्र बना दीजिए, भीतर कंप्यूटर बाहर लैपटॉप, कंप्यूटर और बाहर लैपटॉप। अब देखिए इसका काम हो गया समाप्त, क्योंकि हमने इसको यहां पर उतार लिया। अब दूसरे वाली ये जो चित्र है ये कुछ नहीं है,
दूसरा वाला जो चित्र है इसको इसमें डालना है। तो देखिए पेजर इसमें नहीं है, कंप्यूटर यहां पर है, कंप्यूटर यहां पर है, देखिए कंप्यूटर है, यानी क्या इसमें नहीं है, तो पेजर नहीं है। पेजर इसमें डाल देंगे तो कंप्यूटर, लैपटॉप, पेजर तीनों आइटम इसमें आ जाएगा। कंप्यूटर इसमें है ही, पेजर को इसमें डालना है, तो पेजर को डालना है इसमें, तो पेजर से ही पूछिए कैसे रहेगा। कंप्यूटर को के बाहर घेर के रहेगा, कंप्यूटर के भीतर रहेगा, कंप्यूटर से दूर रहेगा, या कंप्यूटर को थोड़ा काट के रहेगा। तो ये चित्र बता रहा है कि पेजर कहां रहेगा, तो कंप्यूटर के वृत्त को थोड़ा काट के रहेगा। तो कंप्यूटर का ये वृत्त कंप्यूटर के वृत्त को थोड़ा ये काट के रहेगा। यहां पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि कंप्यूटर को काट के रहना, तो ऐसा चित्र भी आपको बनाने का मन कर सकता है, ऐसा, क्योंकि कंप्यूटर को काट के ये पेजर हो गया। लेकिन आपको दो प्रकार का चित्र नहीं बनाना है। इससे बचने के लिए आप क्या करिए, रट लीजिए कि ऐसा चित्र जल्दी मत बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने से बचिए। अब डायरेक्ट क्या करिएगा कि इसी को थोड़ा सा आप बाहर तक बढ़ा दीजिएगा और यहां पर लिख दीजिए पेजर। देखिए पेजर कंप्यूटर को काट के है, तो कंप्यूटर को काटिए लेकिन बाहर तक चले आइए और ऐसे बनाइए। थोड़ा थोड़ा रटने की भी कोशिश करिए। अब देखिए एक और, कुछ कलम पेंसिल है, तो जो ही कहे कुछ, आपको ऐसा चित्र बनाना रहता है, एक में कलम और एक में पेंसिल। फिर करा कि कुछ पेंसिल पुस्तक। अब हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं संयुक्त चित्र, अलग अलग भी जैसे मैंने बताया था वैसे ही बना सकते हैं। अगर सीखना है तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं समय बचाने के लिए। अब कह रहा कुछ पेंसिल पुस्तक है, यानी कि पेंसिल का कुछ पेंसिल, यानी पेंसिल का कुछ हिस्सा ये क्या है, पुस्तक है। फिर से पढ़ के चेक करिए, देखिए कुछ कलम का कुछ हिस्सा यानी इतना हिस्सा पेंसिल है, कुछ पेंसिल यानी पेंसिल इतना, तो पेंसिल का कुछ हिस्सा यानी इतना हिस्सा क्या है, पुस्तक है। तो अब यहां पर मैंने जलेबी ये बनाया, ये है जलेबी। जलेबी थोड़ा सा ऐसे रहता है, ऐसे आपने देखा होगा दुकान पर ऐसे रहता है, और इमरती जो रहता है एक ही में ऐसे ऐसे बनाया जाता है। तो ये जलेबी है और ये आपका इमरती है। देखकर आपके मुंह में पानी अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाजार में जाके आप खा लीजिएगा। तो देखिए जलेबी ये बना हुआ है, तो आप थोड़ा सा रट लीजिए दिमाग में कि जलेबी जब बने तो इमरती भी बनता है, यानी कि एक और चित्र बनेगा जिसमें ये ऐसा चित्र बनेगा। अब इसमें किसी में कुछ लिख दीजिए, कलम, किसी में पेंसिल, किसी में कुछ लिख दीजिए, और एक में पुस्तक। ऐसा क्यों बनता है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो थोड़ा सा और समय लगेगा क्यों बनता है। तो फिलहाल समझने में समय बहुत ज्यादा आपको लग जाएगा, बस आप रट लीजिए। रटना बहुत ही आसान है कि जब भी ये जलेबी वाला चित्र बने तो इमरती वाला बनेगा। इसमें तो यह है कि कुछ कलम पेंसिल है, कुछ पेंसिल पुस्तक है, लेकिन यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई कलम पेंसिल नहीं, क्योंकि कलम से पेंसिल दूर है। लेकिन इमरती वाले में हर तरफ से कुछ हाँ रिजल्ट निकलता है। कुछ हाँ यानी कुछ कलम पुस्तक है, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पेंसिल कलम है, हर तरफ से कुछ हाँ निकलेगा। आगे हम लोग निष्कर्ष में इसको और रिपीट करेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहला कथन है सभी किताबें कापी हैं। सभी किताबें जो ही कहा है सभी, तो हमने ऐसा चित्र बना दिया। भीतर वाले में सभी वाला शब्द किताबें, और बाहर वाले में बचा हुआ शब्द यानी कापी। कोई कापी कलम नहीं है, कोई कापी कलम नहीं है, यानी कि कोई कापी बताया गया जब नहीं कहे तो दो वृत्त दूर दूर बनता है, कापी अलग कलम अलग। तो कह रहा है कोई कापी, यानी कापी का घर याद रखिए, ये बस किनारे किनारे जो आ रहा है ये बस इतना ही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कापी यानी ये और कलम यानी इतना, ऐसा नहीं कि ये किताब का घर है ये वाला, ये और ये सब जो है किनारे किनारे ये कापी का घर, ऐसा नहीं है। ये कापी का, फिर से रटे रहे दिमाग में, ये पूरा कापी का घर है, ये पूरा का पूरा कापी का घर है। और कापी के घर में इतने से में हिस्से में कोई किराएदार किताब नाम करा रहा है, यानी कापी जो है मकान मालिक है और इसके इतने से हिस्से में इसका किराएदार जो है रह रहा है किताब नाम का। यानी कापी मकान मालिक है और किताब इतने हिस्से में रहने वाला एक किराएदार है, इतना समझिए। तो कह रहा कोई कापी कलम नहीं है का मतलब ये कापी के पूरे हिस्से से कलम दूर रहेगा। अलग दर्शाने के लिए या तो ऐसे बना के कुछ लोग ऐसे काट लेते हैं, और मेरा तरीका है कि पूरा ही ऐसे काट के ऐसे काट लेते हैं, यानी कि कापी के किसी भी हिस्से में कलम नहीं आएगा।
तो कॉपी के किसी हिस्से में कलम नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि किताब वाले हिस्से में कोई चला जाएगा, क्योंकि ये जब मकान मालिक ही इससे दुश्मनी किया हुआ है कलम से, तो ये किताब के घर में जाएगा किससे पूछकर। खैर आगे इसको हम लोग और देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मालिक का दुश्मन किराएदार का भी दुश्मन होता है। मालिक कह दिया गया कि कोई कॉपी कलम नहीं है, यानी कि कॉपी का कलम से दुश्मनी है, तो इसका किराएदार को भी यानी कि किताब को भी कलम से दुश्मनी करना पड़ेगा। इसी को ट्रिक के रूप में लिखा गया, मालिक का दुश्मन है तो किराएदार का भी दुश्मन। मान लीजिए कि आप किसी घर में किराए पे रह रहे हैं, जो मकान मालिक है उसकी यदि किसी से दुश्मनी है तो मकान मालिक उसको अपने घर में नहीं घुसने देगा। आप वो ऐसा नहीं कि वो आके आपसे यानी किराएदार के रूप में आपसे मिल सकता है, क्योंकि मालिक का दुश्मन है तो वो किराएदार को भी उसे अपना दुश्मन बनाना पड़ेगा, मान के चलना है। ये मालिक है कॉपी, तो कॉपी का दुश्मन कलम है, तो किताब जो किराएदार है वो भी कलम का दुश्मन ही होगा। इसमें देखिए कुछ लैंप लालटेन है, तो कुछ वाला चित्र ऐसा बनता है, आपको पता ही है। कुछ लैंप लालटेन है, फिर कह रहा कोई लालटेन बल्ब नहीं है। लालटेन बल्ब नहीं का मतलब ये लालटेन का पूरा हिस्सा यहां से यहां तक यानी पूरा बिल्ब लालटेन बल्ब नहीं है, बल्ब नहीं है। यानी ये कटपीस किया मैंने याद रहने के लिए कि लालटेन का कोई हिस्सा बल्ब नहीं है, लालटेन का कोई हिस्सा बल्ब नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लालटेन की दुश्मनी है बल्ब से, मकान मालिक की दुश्मनी अगर हो जाएगी किसी व्यक्ति से तो वो किराएदार भी उससे दोस्ती नहीं कर सकता, यानी मकान मालिक का दुश्मन किराएदार का भी दुश्मन होता है। लेकिन यहां पर मकान मालिक जैसी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कुएं वाला चित्र नहीं है। यहां पर ट्रिक ये होगा कि दुश्मन का दोस्त मेरा भी दोस्त संभव है, यानी ऐसा नहीं कि आपके दुश्मन का जो दोस्त है वो भी आपका दुश्मन ही होगा, यानी आपका जो दुश्मन है उसके जितने दोस्त हैं वो सारे आपके दुश्मन ही होंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका जो दुश्मन है उसका कोई दोस्त है और लेकिन वो आपका भी दोस्त है। तो कहने का मतलब यह है कि लालटेन और बल्ब एक दूसरे से दूर रहेंगे, कोई लालटेन बल्ब नहीं है, यानी कि लालटेन और बल्ब दुश्मन है। लेकिन बल्ब का लैंप से कुछ रिश्ता बताया नहीं गया है, तो बल्ब लैंप का हिस्सा हो भी सकता है, यानी कि दो प्रकार से चित्र बनेगा। यानी एक और चित्र बनेगा, देखिए इसमें तो है लैंप और इसमें है लालटेन, और कहा है लालटेन से बल्ब दूर रहेगा, तो यहां भी बल्ब बन सकता है। बल्ब देखिए अभी भी कोई लालटेन बल्ब नहीं, तो अभी भी कोई भी लालटेन देखिए कटपीस से कटपीस दूरी है, इन दोनों के बीच में देखिए इतना दूरी है। ऐसा नहीं कि लैंप दोनों को जोड़ के रख रहा है, बल्ब यहां है और दोनों के बीच में देखिए इतनी दूरी है, यानी कोई बल्ब लालटेन नहीं है। यहां पर भी सही है, तो कहने का मतलब यह है कि बल्ब लालटेन का दुश्मन है, तो बल्ब लैंप का दोस्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दो प्रकार से कभी कभी चित्र बनना वेनारेख में संभव होगा। और जब दो प्रकार से, यहां बात को ध्यान से सुनिएगा, जब दो प्रकार से वेनारेख जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां पे दो प्रकार से बनाना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे तो जब तक निष्कर्ष पहले और दूसरे दोनों वेनारेख में सही साबित नहीं होगा तब तक निष्कर्ष को हम लोग सही नहीं मानेंगे। इन बातों को हम लोग आगे देखेंगे। खैर फिलहाल इतना ही रटते जा रहिए। पहला तो ये कि जब जलेबी बनेगा तो एक और चित्र बनेगा जिसमें इमरती बनेगा, और दूसरा अब ये रट लीजिए, इसका लालटेन बल्ब का दुश्मन है, तो एक और चित्र बनेगा जिसमें बल्ब लैंप का हिस्सा हो भी सकता है। यानी बनाना है आपको चित्र। और ट्रिक यहां पे लिखा है, दुश्मन का दोस्त मेरा भी दोस्त संभव है। अब कोई किताब कॉपी नहीं है, नहीं कह दिया कोई नहीं, तो जानते ही कोई नहीं वाला दो वृत्त दूर दूर बनता है, एक में किताब और एक में कॉपी। अब कह रहे सभी कॉपी कलम है, सभी कॉपी कलम है। थोड़ा थोड़ा रटते चलिए, मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप आपको आप स्पीड बढ़ाऊंगा। सभी के बाद जो शब्द लिखा रहे, ध्यान से सुनिएगा, सभी के बाद जो शब्द लिखा रहे उसको घेर देना चाहिए अगले शब्द से। स्पीड बढ़ाने का तरीका है, सभी के बाद जो शब्द लिखा हुआ है कॉपी उसको घेर दीजिए अगले शब्द यानी कि कलम से। देखिए इसी पे बन गया, सभी के बाद लिखा हुआ शब्द कॉपी है तो इसको हम लोग अगले शब्द यानी कलम से घेर दिए तो बन गया चित्र।
तो सभी के बाद लिखा हुआ शब्द कापी है, तो कापी को घेर देना है, यानी कि सभी कापी। तो सभी कापी को हम लोग घेर देंगे किससे? कलम से। देखिए यहां पे करा था कोई किताब कापी नहीं, तो किताब को किससे दूर रहना है? कापी से। तो हमने कट पीस कर दिया, कोई किताब कापी नहीं है। और उसके बाद बोल दिया कि सभी कापी कलम है। इससे ठीक पिछले से पिछले वाला प्रश्न था जिसमें बताया गया था कि अगर मकान मालिक का दुश्मन है तो किराएदार का भी दुश्मन होगा। लेकिन किराएदार का अगर कोई दुश्मन है लेकिन मकान मालिक की उससे दोस्ती है, तब वो आप उसके घर में जरूर आएगा। भले ही किराएदार को पसंद ना हो, लेकिन मकान मालिक का अगर दोस्त है, किराएदार का दुश्मन है, तो मकान मालिक उसे अपने घर में बुलाएगा बहुत शौक से। तो कहने का मतलब किताब की दुश्मनी देखिए उसके मकान मालिक से नहीं है, किराएदार यानी भीतर वाले से, यानी किताब और कापी एक दूसरे से दूर है। तो एक और चित्र बनेगा, आगे मैं बताऊंगा तरीका जिसमें आपको दो चित्र नहीं बनाना पड़ेगा, समय बचेगा। कापी और बाहर वाले में है कलम। कापी से दूर रहना है किताब को, देखिए कापी से दूर रहना है किताब को, लेकिन कलम का हिस्सा हो भी सकता है किताब। तो दो चित्र बन गया। इसको इससे दूर रहने के लिए कहा गया, लेकिन किताब इसका हिस्सा। चाहे तो आपको दो चित्र बनाना है तो आप इसमें इसी को बिंदु बिंदु करके ऐसे मिला दीजिएगा। एक बार गाढ़े वाले पे पढ़ लेंगे निष्कर्ष, एक बार बिंदु बिंदु वाले पर पढ़ लेंगे। तो दोनों में जब निष्कर्ष सही होगा तो सही मानेंगे, दोनों में निष्कर्ष सही नहीं होगा तो हम लोग गलत मानेंगे। तो यहां पे ट्रिक क्या बना? किराएदार दुश्मन अगर हो तो मकान मालिक दोस्त भी संभव है। यानी आप किराएदार किसी का दुश्मन है तो मकान मालिक दोस्त भी हो सकता है। तो एक चित्र में हमने दूर ही दिखाया है, एक चित्र में दोस्त दिखा भी दिया है। तो यानी दो प्रकार से चित्र बनेगा। कुल मिला के रटे रहिए। अब अगला है सभी कुत्ते जानवर। तो सभी बोलने के साथ ही ऐसा चित्र बनता है, सभी वाला शब्द भीतर और बचा हुआ शब्द बाहर। एक और तरीका देख समझिए, सभी वाला जो शब्द है, जो ही कहे सभी तो ऐसा चित्र बनाना है, और नाम है सभी लेकिन लिखना है छोटे वाले वृत्त में। नाम है सभी लेकिन लिखना है छोटे वाले वृत्त में। तो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ सभी कुत्ते, तो नाम है सभी कुत्ते। सभी मतलब ढेर सारा, लेकिन लिखा हमने छोटे वाले वृत्त में। तो हमेशा उल्टा ही ऐसा ही चलता है, इसको रटने के लिए मैं बता रहा हूं, छोटे वृत्त में। और बचा हुआ शब्द जानवर बाहरी वृत्त में। अब कह रहा कुछ जानवर, यानी जानवरों का कुछ हिस्सा गाय है। तो जानवर ये बड़ा वाला है, तो ये नहीं कि बस ये जानवर ये बाहर बाहर है, बस इतना ही है, ये पूरा ही जानवर का घर है। और इसमें किराएदार के रूप में कुत्ते हैं। भीतर वाला याद रखिए किराएदार, और जो भी बाहर रहेगा वो मकान मालिक है। इसके बाहर एक और रहेगा तो कुत्ते का मालिक जानवर, और जानवर के बाहर जो रहेगा तो जानवर का मालिक वो बड़ा वाला, उसके बाहर वाला, यानी सबसे बाहर वाला मालिक होता है, सबसे भीतर वाला किराएदार होता है। तो कुछ जानवर गाय है, तो जानवर का कुछ हिस्सा ये गाय ऐसे बन जाएगा। तो फिर से रटिए। तो या में एक और चित्र बनेगा, रटाता में मैं चलूंगा आपको कैसे रटना है। रटना आसान है, आगे आपको खुद ब खुद रट जाएगा। जानो, देखिए कह रहा था कि सभी कुत्ते जानवर हैं, फिर कह रहा है कि कुछ जानवर गाय है। तो कुछ जानवर गाय कह रहा है, तो सोचने के लिए भी समझने के लिए रट भी लीजिए। तो कह रहा है कि कुछ जानवर गाय है, यानी कि जानवर का इतना बड़ा, जो अंडरलाइन मैंने किया, सारा जानवर का घर एरिया है। तो कुछ जानवर गाय है, यानी कि जानवर के घर में थोड़ा सा इजाजत मिला कि कुछ गाय रह सकती है। इस जानवर के घर में कुछ गाय रह सकती है। तो कुछ का मतलब ये अपने जाने में कुछ ही है, अपने जाने में ये कुछ ही है गाय, लेकिन गलती से कुत्ते वाला क्षेत्र भी कट सकता है। गलती से कुत्ते वाला भी क्षेत्र कट सकता है, क्योंकि अपने जाने में गाय जानवर के ही घर में है, लेकिन गलती से कुत्ते वाला भी घर कट सकता है। समझने के लिए, रटने के लिए ये बात है कि जब एक वृत्त बाहरी वृत्त को काटे तो एक और चित्र बनाना जरूरी है जिसमें वो भीतरी वृत्त को भी काटेगा। अगर समय बचाना रहे तो एक बार डार्क ऐसे बना दीजिएगा, फिर बिंदु बिंदु ऐसे कर लीजिएगा। एक बार डार्क वाले पे निष्कर्ष पढ़िएगा, एक बार इस बिंदु बिंदु वाले पे। यहां पे निष्कर्ष, मालिक से मिलने आया व्यक्ति किराएदार से भी मिलेगा। ट्रिक मैंने बनाया है क्या, बाहर वाला मालिक है तो बाहरी वृत्त से गाय मिलने गया है, तो एक और चित्र बनेगा जिसमें उसको किराएदार से भी यानी कुत्ते से भी
मिलना पड़ेगा। यानी बाहरी वृत्त को काटेंगे यानी कि मालिक को काटना है, यानी कि मालिक से मिलने गए तो भीतर भी एक काटते हुए चित्र बनाना पड़ेगा, यानी कि किरादार से भी मिलना पड़ेगा। अब अगला चित्र है वेन आरेख बनाना है। प्रकार देखिए 8 है। कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, तो कुछ वाला चित्र आपको पता ही है, ऐसे बनता है, एक में छात्र एक में खिलाड़ी। सभी खिलाड़ी लड़के हैं, तो सभी खिलाड़ी को हम लोग घेर देंगे लड़के से। लेकिन देखिए ऐसे मत करिए, कर सकते हैं, सभी खिलाड़ी को ही हम लोग लड़के से घेर रहे हैं, देखिए लड़के। लेकिन थोड़ा सा आप ये करिएगा कि सभी खिलाड़ी लड़के, तो छात्र को नहीं घेरिए तो ज्यादा बढ़िया रहे। क्या दिक्कत है, उसे क्यों फंसा रहा है? कह रहा है कि सभी खिलाड़ी लड़के, तो केवल खिलाड़ी को ही आप लड़के से घेरेंगे तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, एक चित्र से आपका काम चल जाएगा। तो ऐसा चित्र बनेगा। पीछे भी मैंने बताया था कि ऐसा चित्र बनाने की कोशिश मत करिएगा, बल्कि यहीं से कट लीजिएगा। दोनों एक प्लेट के भीतर दो कटा हुआ ऐसा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको 2 चित्र बनाना पड़ेगा, दिक्कत हो सकता है। एक और प्रकार देखिए 9वां, सभी कुत्ते जानवर हैं। सभी जो ही बोले तो ऐसा चित्र बनता है। सभी वाला शब्द जो है भीतर वृत्त में, यानी सभी वाला शब्द जो है छोटे वृत्त में, और बचा हुआ शब्द बड़े वृत्त में। सभी गाय जानवर है। अब देखिए यहां पे उल्टा बोल दिया। अगर 2 अलग आरेख इसका हम लोग बनाए, सभी गाय क्या है? जानवर है। ये नहीं कि जानवर के ऊपर गाय बना दीजिएगा, क्योंकि सभी वाला जो शब्द रह रहा है हमेशा छोटे वृत्त में रह रहा है, या सभी वाले शब्द को अगले वाले शब्द से घेरना रह रहा है। यानी सभी वाला जो ये शब्द है अगले वाले शब्द यानी जानवर से ऐसे घेरेगा। देखिए सभी गाय जानवर है, इससे ये पता चला कि जानवर के भीतर गाय रहेगा, जानवर के भीतर गाय रहेगा। तो जानवर का ये वृत्त पूरा है, तो जानवर के भीतर गाय रहेगा। तो अब कहां रहेगा कंफर्म नहीं है। देखिए यहां भी बना देंगे गाय, तो ये भी जानवर के भीतर है। यहां भी बना देंगे गाय, तो ये भी जानवर के भीतर है। यहां बना देंगे गाय, तो ये भी कहेंगे गाय जानवर के भीतर है। और इसको घेर के भी बना देंगे गाय, तो ये भी जानवर के भीतर है। यानी कि गाय, और इतना तो कंफर्म है गाय जानवर के भीतर ही रहेगी, या गाय के बाहर ही जानवर रहेगा। लेकिन कुत्ते और गाय में क्या संबंध होगा क्लियर नहीं है। कभी कुत्ते से गाय एकदम दूर है, कभी कुत्ते के एकदम भीतर है, कभी कुत्ते के बाहर गाय है, कभी कुत्ते को काट के है, कभी, यानी कि कुत्ते के साथ पूर्णतः निहित वाला, आंशिक रूप से जुड़ा हुआ और पूर्णतः अलग वाला, तीनों तरह के समुच्चय बन रहे हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए वेन आरेख से निष्कर्ष निकालना सीखना ही सबसे बड़ी बात है। अगर निष्कर्ष निकालना सीख गए आप, तो आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा, अगर आप दिमाग स्थिर करके प्रश्न को लगाते हैं। अब देखिए पूर्णतः जुड़े समुच्चय जिसको हम लोग सभी से समझते हैं, जैसे कहता है सभी ए बी है, या कुल मिला के जब आप चित्र ऐसा बना लेंगे, तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल गया। वैसे ये चित्र किसका है? तो सभी ए लिखा है, सभी ए बी है। सभी ए बी है तो हम लोग ऐसा ही कुएं वाला चित्र बनाते हैं, और भीतर सभी वाला शब्द, बाहर बचा हुआ शब्द लिखते हैं। या सोचिए किसी ने ये चित्र बना दिया है, कुछ कथन नहीं है, तो इस चित्र को देखकर आप क्या क्या मन में निष्कर्ष निकालेंगे, यही सीखना है। जब आप कथन का वेन आरेख बनाएंगे तो समझिए ऐसा ही कुछ बन जाएगा। तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इसके अलावा अगर निकलेगा तो वो निष्कर्ष गलत होगा। तो पहला निष्कर्ष जो सबसे आसानी से सब लोग समझते हैं, सभी ए बी है, क्योंकि भीतर वाले को क्या पढ़ते हैं, बार बार शुरू से हम लोग देख रहे हैं, सभी रट लीजिए। बाहर वाले को क्या पढ़ते हैं, कुछ रट लीजिए। रटने का तरीका थोड़ा अनोखा है। ये छोटा वृत्त है लेकिन इसका नाम है सभी। एकदम है गोरे और नाम है मिस्टर ब्लैक। है छोटा, छोटा यानी कि इसके अपेक्षा में छोटा, इसके सापेक्ष में छोटा, बी वाले के सापेक्ष में ए छोटा है, तो ए है छोटा लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे सभी। और बी है इतना बड़ा, देखिए बी है
देखिए बी है इतना बड़ा, इतना बड़ा यहां से यहां तक, ये नहीं कि बी केवल किनारे किनारे, ये पूरा है बी। बी मकान मालिक है, एक किराएदार है। बी है इतना बड़ा, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग कुछ, यानी उल्टा ही कहते हैं। बस इतना ही आप दिमाग में बैठा के रखिए, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बी है बड़ा, इसे कहते हैं कुछ। ए है छोटा, लेकिन इसे पढ़ते हैं सभी। या ये रटे रहिए कि बाहर वाले को कुछ पढ़ते हैं, भीतर वाले को सभी पढ़ते हैं, जिससे आप रट लीजिए। यानी कि क्या क्या इसका अर्थ निकलेगा, सभी ए, भीतर वाले को सभी बोलते हैं तो सभी ए बी है। कुछ बी ए है, बाहर वाले को कुछ बोलते हैं तो कुछ बी ए है, ये भी निकलेगा। और एक और चीज है जिसको आप रटे रहिए थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, सभी ए बी है, ये तो आप समझ गए, क्योंकि सभी ए घिरा हुआ है बी से चारों तरफ से। किसी तरीके से समझिए या रट लीजिए कि भीतर वाले को सभी बोलते ही हैं, तो सभी ए बी है, तो इसमें ये भी छुपा हुआ है कि कुछ ए बी है। सभी ए बी है तो कुछ ए बी बी है। कैसे समझा जाए इसको, तो ये सोचिए कि अगर हमारे कोचिंग के सभी छात्र सफल हो गए, मान लीजिए 50 छात्र, 50 छात्र सफल हो गए, तो उसमें से अगर 5 लोगों को मैं बाहर निकालूं और कोई पूछे कि ये लोग क्या है, तो मैं कह सकता हूं ये कुछ लोग हैं और ये सफल है। अगर मेरे कोचिंग में 50 छात्र हैं, तो उसमें से 50 छात्रों को भी कोई पूछेगा कि सफल है कि असफल है, तो मैं बोलूंगा सफल है। उसमें से 5 छात्रों को भी निकाल के अगर कोई पूछेगा ये कुछ छात्र सफल है कि नहीं, तो ये तब भी मैं बोलूंगा ये 5 छात्र जो हैं या कुछ छात्र जो है मेरे कोचिंग के, वो ये हैं जो कि सफल है। यानी कि जब सारे ए बी है, या बोरे में रखा हुआ, बोरे में पूरा का पूरा चीनी रखा हुआ है, तो उसमें 1 चम्मच भी निकालेंगे तो चीनी ही होगा। अगर गिलास में पूरा दूध भरा हुआ है, सभी गिलास दूध है, तो उसमें से 1 चम्मच भी दूध निकालेंगे तो कुछ 1 चम्मच भी क्या होगा, वो दूध ही होगा। यानी सभी ए बी है तो कुछ ए भी बी ही होगा। रटने के लिए समझिए कि सभी बराबर कुछ, यानी सभी में कुछ छुपा रहता है, ये रटे रहिए। ये तो कॉमन हो गया, सभी ए बी है, ये आप जानते ही हैं। बाहर वाले को कुछ बोला जाता है, रट लीजिए, यानी कि कुछ भी ए है। अब नया चीज ये रखना है आपको कि सभी जब ए बी है तो ये भी निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ ए भी बी ही होगा। यानी ऐसा निष्कर्ष भी लिखा रहेगा तो आप परीक्षा में उसे सही कर देंगे। अब ये आंशिक रूप से जुड़े हुए समूह से, जिसमें कि कुछ से डिनोट किया जाता है, और इसको हम लोग कुछ ही, कुछ हाँ, बस 2 ही निष्कर्ष निकलेगा। कुछ ए बी है, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा इतना जो है वो बी है, कुछ बी ए है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कुछ ए बी नहीं है, और यह भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कुछ बी ए नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ ये मान के चलिए कि मान लीजिए कि मेरे कोचिंग में 50 छात्र हैं और सबकी कॉपी चेक हो गई। अब मैं सबका नंबर बता रहा हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने 10 नंबर पाया, बी नाम के व्यक्ति ने 20 नंबर पाया, और तब तक मैं किसी काम से वहां से चला जाता हूं, तो क्या जो बचे हुए, मैं बस ये बता सकता हूं कुछ छात्र 10-20 नंबर पाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब छात्रों ने 10-20 नंबर नहीं पाए, क्योंकि उसके बारे में भी मैं जान ही नहीं रहा हूं कि वो कितना नंबर पाए हैं, उनका मैंने कॉपी चेक ही नहीं किया। तो हो सकता है कि उससे भी ज्यादा पाए या उससे भी कम पाए या फेल भी हो जाए। तो मैंने कहा कि कुछ छात्र मैंने पता चल गया कि 2 छात्र उसमें मैंने जिसका चेक किया था वो सफल थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसका मैंने चेक नहीं किया वो असफल हो गए। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि कुछ छात्र तो सफल हैं ही, यानी कुछ छात्र सफल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ छात्र असफल हैं, क्योंकि अभी मैंने उनका कॉपी चेक ही नहीं किया। हो सकता है कि असफल ही हो, या हो सकता है कि वो सारे के सारे सफल भी हो। तो बस आप रटने के लिए बस इतना ही निकलिए कि हाँ वाला निष्कर्ष निकलेगा, इसमें ना वाला नहीं निकलेगा। यानी कि कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, यही 2 निष्कर्ष निकलेगा, इसके अलावा कोई नहीं निकलेगा। बस इतना आप रट लीजिए। अगला है अलग वाला, पूर्णतः अलग समुच्चय, जिसमें कहता है कि कोई ए बी नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, पहला कोई ए बी नहीं है और कोई बी ए नहीं है। अब 2 थोड़ा सा नया इसको दिमाग में बैठाइए। जैसे मैंने बताया था कि सभी में कुछ छुपा रहता है,
सभी में कुछ छुपा रहता है। उसी तरीके से कोई जब ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होगा। अगर मेरे कोचिंग में कोई भी सफल नहीं हुआ तो उसमें से 4 लोगों को या 5 लोगों को बाहर निकाल कर भी अगर कोई पूछेगा कि ये सफल हुए हैं कुछ छात्र, ये तो भी मैं बोलूंगा ये कुछ जो छात्र है वो सफल नहीं हुए, क्योंकि मेरे कोचिंग का कोई भी छात्र सफल नहीं हुआ। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो कुछ छात्र ये भी सफल नहीं हुए हैं। यानी कि जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होगा, और कोई बी ए नहीं है तो ये भी कह सकते हैं कि कुछ बी भी ए नहीं होगा। अब चाहे तो इसको रट लीजिए, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। ये 4 निष्कर्ष इससे बड़े आराम से निकाला जा सकता है। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट हिट करने, यानी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब उसके माध्यम से समस्याओं को देखेंगे। ये सारे के सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। पहला देखिए, कथन का ही हमें चित्र बनाना है। चित्र किसका बनाना है? कथन का। उसके बाद निष्कर्ष को हमें चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो पहला कथन, सभी कप कुर्सियां हैं। तो आपको पता ही है सभी वाला चित्र कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। और भीतर वाले में सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द लिखते हैं, तो यानी कप लिख देंगे भीतर, और बचा हुआ ये जो शब्द है उसको लिख देते हैं हम लोग बाहर। कुर्सियां बाहर हो गया। अब कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो कुर्सी कौन है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र। मैं बार बार बता रहा हूं, ये किनारे किनारे केवल कुर्सी नहीं, ये पूरा कुर्सी है। कुर्सी मालिक है और इसके घर में कप किराएदार है। तो कोई कुर्सी मेज नहीं है का मतलब कुर्सी और मेज में दुश्मनी है। कोई कुर्सी मेज नहीं है, यानी कुर्सी से मेज दूर रहेगा। तो जब कुर्सी से मेज दूर रहेगा तो देखिए ऑटोमेटिक कप वाला हिस्सा भी कट चुका है, यानी कि जब मालिक ही इसका दुश्मन है तो ये जो किराएदार कप है ये भी इसका दुश्मन ही होगा। यानी मेज का कोई हिस्सा कुर्सी नहीं है तो कप भी देखिए अपने आप ऑटोमेटिक कट गया, कप भी इसका हिस्सा नहीं हो सकता। यानी कि कोई मेज कुर्सी नहीं, कोई कुर्सी मेज नहीं, कोई कप मेज नहीं, कोई मेज कप नहीं, कुछ कप मेज नहीं, कुछ कुर्सी कप नहीं, कुछ मेज कुर्सी नहीं, कुछ मेज कप नहीं। इस तरीके से निष्कर्ष निकलते हैं। खैर हम लोग निष्कर्ष चेक करते हैं क्या निकला है। यहां पर एक ही प्रकार का चित्र बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि अब किसी का ये भाग हो जाए। देखिए यहां पे लिखा है ट्रिक, मालिक का दुश्मन किराएदार का दुश्मन बन जाता है ऑटोमेटिक। मालिक का दुश्मन है, मकान मालिक का दुश्मन है, तो किराएदार को भी दुश्मनी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बिना मालिक के परमिशन के घर में आ ही नहीं सकता है। दुश्मनी है तो मालिक उसको घर में आने नहीं देगा। तो कुछ कप मेज नहीं है, तो देखिए ये कप है और ये मेज है, दोनों में इतनी दूरी है। दूरी है का मतलब कह रहा है कि कुछ कप मेज नहीं है। तो यहां पर हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कोई कप मेज नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, कोई नहीं में कोई, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, फीड कर लीजिए या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई नहीं में कुछ नहीं छुपा रहता है। इसको ट्रिक की तरह दिमाग बैठा रहिए। कोई नहीं बराबर कुछ नहीं, यानी कोई नहीं में कुछ नहीं छुपा रहता है। जिस प्रकार से सभी में कुछ छुपा रहता है, इन दोनों ट्रिकों को आप एकदम रटे रहिए। जिस प्रकार से सभी में कुछ छुपा रहता है कि जब सभी ए बी है तो कुछ ए भी बी होगा, उसी तरह से जब कोई कप मेज नहीं है तो उसमें से कुछ कप भी निकाल कर पूछेंगे तो कि कुछ ये जो कप निकाले हाथ में वो मेज है। जैसे कह दे कि इसमें कोई भी कप मेज नहीं है, मेरे दुकान में कोई भी कप जो है, अगर इस तरह साधा उड़ा लीजिए, जैसे मेरे दुकान में कोई कप अच्छा नहीं है, सब टूटा फूटा है, फिर भी कोई जिद्दी ग्राहक बोले कि ये वाला कप अच्छा है। अरे भाई, जब कोई कप अच्छा नहीं तो एक भी निकालोगे तो वो भी अच्छा नहीं है। यानी कि सारा कप अगर टूटा है तो कुछ कप भी निकालोगे तो वो भी टूटा हुआ है। तो जब कोई कप मेज नहीं है तो कुछ कप भी मेज नहीं होगा, और यही कहा जा रहा है, इसलिए निष्कर्ष सही है। कुछ कुर्सियां कप है, कह रहा है कुछ कुर्सियां, ये कुर्सियां, जिसको बोले उसको किनारे किनारे चला के देखिए। कुछ कुर्सियां बोला यानी ये कुर्सियां, और क्या कह रहा है? कुछ कुर्सियां कप है। तो कुर्सी की बात कर रहा है, जिसको जिसकी बात कर उसको आप चाहे तो कंफ्यूज हो रहे हैं तो टिक कर लीजिए, कुर्सी की बात और कप की बात। कुर्सी कप, कुर्सी कप।
तो कुएं वाले चित्र में दोनों आपस में जब बात होता है तो बाहर वाले बड़े वाले को कुछ बोलते हैं, भीतर वाले छोटे वाले को सभी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कुछ कुर्सियां कप है, तो बाहर वाले को कुछ बोला जाता है, यही ये बोल रहा है, यानी कि ये भी निष्कर्ष सही है। यानी हमारा दोनों निष्कर्ष सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, दोनों निष्कर्ष सही है। अगर आपको किसी प्रश्न में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वीडियो बनाकर या कमेंट में ही आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि न्याय वाक्य प्रश्नों में कंफ्यूजन होना सामान्य सी बात है। कथन का चित्र हम लोग बनाएंगे, निष्कर्ष को चेक करेंगे। दो प्रकार से बिना एक बनना संभव होगा तो जरूर बनाना चाहिए, बिना बनाए आपका आंसर गलत भी आ सकता है, भाग भरोसे कभी कभी सही भी आ जाता है। सभी अंगूर हरे हैं, सभी का मतलब आप जानते ही हैं, हरे हैं। कुछ हरे सख्त हैं, तो देखिए हरे कितना है, ये पूरा हरे है। कुछ हरे, तो हरे के कुछ ही भाग को हम लोग क्या लिख रहे हैं, सख्त। तो आपको याद होगा मैंने पहले ही चित्र बता दिया है कि जब किराए मकान मालिक से कोई मिलने जाएगा तो मजबूरी है कि उसे किराएदार से भी मिल के आना है, ऐसा रूल बनाया गया है, रट लीजिए। कि कोई मकान मालिक से मिलने आएगा तो थोड़ी देर के लिए उसके किराएदार के पास भी जाकर देखेगा कि इनके मकान मालिक के घर में कौन कौन किराएदार रह रहे हैं। तो सख्त हरे का भाग है तो अंगूर का भी भाग हो जाए, इसे मैं सिद्ध कर सकता हूं, कई तरीके हैं, लेकिन समय झूठ मूठ का चला जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। आप रट लीजिए कि जब बाहरी वृत्त को कोई वृत्त आके काटे, बाहरी वृत्त को, तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतर तक काटता है। तो मैं अलग ही बना दे रहा हूं, वैसे आप परीक्षा में अलग मत बनाइएगा। देखिए ये अंगूर हो गया, यहां समझाने के लिए मैं अलग अलग बना ही दे रहा हूं। खैर इस बार सख्त को हम लोग भीतर तक ले जा रहे हैं, सख्त। तो रटे रहिए, एक दो प्रश्न में आपको ऑटोमेटिक रट जाएगा, रटने वाली चीज नहीं। जब बाहरी वृत्त को कोई एक वृत्त आके काटेगा तो एक और चित्र बनेगा जिसमें वो भीतर तक काटेगा। डबल चित्र बनाने से बचने का तरीका यह है कि एक तो आपने डार्क बना लिया और एक इसी में आप इस तरह से बिंदु 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 ऐसे मिला लीजिएगा, और एक बार डार्क वाले पे पढ़ लीजिएगा निष्कर्ष, और एक बार बिंदु बिंदु वाले पर। जब दोनों ही में सही हो जाएगा तभी आपका निष्कर्ष सही माना जाएगा। खैर यहाँ पे हमने दोनों चित्र बनाया है, इसलिए डार्क वाले पे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ हरे सख्त, देखिए किसकी किसकी बात कर रहा है, हरे की और अंगूर की। तो हरा ये है, अंगूर ये है, ऐसे आप टिक कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और जिन दो शब्दों को बोल रहा है उस शब्द के वृत्त के किनारे किनारे अपना पेन ऐसे ऐसे कल्पना करके चला के देखिए, हरे अंगूर, तो ये हरे है, ये अंगूर है। तो आपको समझ में आ गया, कुएं वाले चित्र में बाहर भीतर की बात होती है, तो बड़े वाले को कुछ और भीतर वाले को सभी बोलते हैं, छोटे वाले को सभी बोलते हैं, बड़े वाले को कुछ बोलते हैं। और छोटे वाले को तो सभी के साथ साथ उसमें कुछ भी छुपा रहता है, ये भी आपको पता है। कुछ हरे अंगूर है, बाहर वाले को क्या कर रहा है, कुछ, तो आपको पता है बड़े वाले को कुछ कहना ही चाहिए भीतर वाले की अपेक्षा, तो ये सही है। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर वाले को बोला जाता है कुछ हरे, तो किसी और के लिए नहीं, इसके भीतर वाले के लिए कहा जा रहा है कुछ हरे अंगूर है, सही है। दूसरा कुछ सख्त अंगूर है, किसकी किसकी बात हो रही है, सख्त की और अंगूर की, सख्त की और इस अंगूर की। कुछ सख्त अंगूर है, तो सख्त और अंगूर पहले चित्र में देखेंगे, यहां पे कोई कह रहा है कुछ सख्त अंगूर है, जबकि इन दोनों में पहले चित्र में इतनी दूरी दिख रही है। ये चित्र बोल रहा है कोई अंगूर सख्त नहीं, कोई सख्त अंगूर नहीं, और ये बोल रहा है कुछ सख्त अंगूर है, तो पहला चित्र इस निष्कर्ष को गलत बोल रहा है। अब दूसरे से पूछा जाए तो कुछ सख्त यानी ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों भाग इतना देखिए इसमें कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन आ रहा है तो आप ये देखिए दोनों में कुछ कुछ वाला चित्र बन गया। तो जब कुछ कुछ वाला बनता है तो कुछ अंगूर सख्त है, कुछ सख्त अंगूर है, तो कुछ सख्त अंगूर है, इसके हिसाब से, इस चित्र के हिसाब से सही है। लेकिन एक ने कहा गलत, एक ने कहा सही, तो हमारा आंसर गलत ही होगा। पहले ने ही गलत कह दिया तो दूसरे में चेक करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा तो बहुत बड़ा गलत, सही होगा तो गलत काटना ही है, तो दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं थी। देखिए आंसर है केवल निष्कर्ष एक सही है। अगला देखते हैं, कुछ सुंदर बुद्धिमान है, जो ही कहे कुछ ऐसा बना लेना है, कुछ सुंदर बुद्धिमान है,
सभी बुद्धिमान बेटियां हैं, तो सभी बुद्धिमान को घेर देना बेटियां से। तो मैंने फिर से यहां पे बताया था कि आप ऐसे ऐसे करते हुए मत घेरिएगा, घेर सकते हैं, आपको इजाजत है, लेकिन आप बचिएगा सुंदर को न घेरते हुए। इसे बस बुद्धिमान को करा है तो सिर्फ बुद्धिमान को ही बेटियां से आप घेर दीजिए, क्योंकि करा सभी बुद्धिमान बेटियां, तो सभी बुद्धिमान को हमने घेर दिया बेटियां से। एक ही प्रकार का चित्र बनेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, किसकी किसकी क्या बात करें, बुद्धिमान की और सुंदर की। बुद्धिमान और सुंदर, तो इसके किनारे किनारे आप पेन चलाएंगे ऐसे तो समझ में आएगा बुद्धिमान है, ये सुंदर, यानी इतना भाग जो है ये दोनों में कॉमन है। यानी इससे पता चल गया कुछ कुछ वाला ये चित्र है, यानी कुछ सुंदर बुद्धिमान है, कुछ बुद्धिमान सुंदर है। इन दोनों में से कोई बोला गया तो वो सही हो जाएगा। कुछ बुद्धिमान सुंदर है, तो कुछ बुद्धिमान सुंदर है, ये सही है। दूसरा, कुछ बेटियां बुद्धिमान है, बेटियां की बात कर रहा है और बुद्धिमान की बात कर रहा है, यानी कि इससे समझ में आएगा बुद्धिमान बेटियां, यानी बाहर भीतर वाले चित्र की बात कर रहा है, यानी कि छोटे वाले को सभी, बड़े वाले को कुछ बोला जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, कुछ बेटियां, बाहर वाले को कुछ बोल रहा है तो बाहर वाले को कुछ बोला ही जाता है। कुछ बेटियां बुद्धिमान है तो बाहर वाले को कुछ बोला जाता है, इसने यही बोला, इसलिए ये भी सही है। तीसरा, कुछ सुंदर बेटियां है, सुंदर बेटियां, इसमें इतना भाग कॉमन है। आप इसे ऐसे देखिए, ये वाला कलर बदल दे रहे हैं, ये बेटियां है, ये सुंदर है। बेटियां सुंदर में इतना भाग जो है, ये जो मैं हरा कर रहा हूं, ये कॉमन है। किनारे किनारे आप कल्पना करेंगे तो एक बार में ही समझ में आएगा, इतना गोंजना नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। सुंदर और किनारे किनारे ये बेटियां, यानी इसमें भी ये कुछ कुछ भाग कॉमन हो गए, यानी कि कुछ सुंदर बेटियां, कुछ बेटियां सुंदर है, तो यही कर है, कुछ सुंदर बेटियां हैं, तो ये भी यानी हमारा आंसर सही है। तीनों ही निष्कर्ष सही है, तो आंसर हो गया डी, सभी निष्कर्ष सही है। अब इसमें कह रहा है कोई भी स्पेगेटी नूडल नहीं है, स्पेगेटी, कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है, यानी नूडल से दूर, ऐसे बना दिया ताकि याद रहे कि स्पेगेटी से नूडल को दूर रखना है, नूडल से स्पेगेटी को दूर रखना है, कोई हिस्सा टच में ना आ जाए, क्योंकि दोनों में दुश्मनी है। कुछ भोजन स्पेगेटी होते हैं, कुछ भोजन क्या होते हैं, स्पेगेटी होते हैं, कुछ भोजन स्पेगेटी होते हैं। तो देखिए कटपीस यहां से यहां तक है, यानी ये दिखा रहा है स्पेगेटी की नूडल से दुश्मनी है, लेकिन भोजन की दोस्ती है स्पेगेटी से, लेकिन नूडल से भोजन का क्या रिश्ता है ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो जब जिसके बारे में बताया नहीं गया है तो हो सकता है उससे दुश्मनी हो सकता है उससे थोड़ी सी दोस्ती हो, या हो सकता है उससे कोई रिश्ता नहीं हो, लेकिन कम से कम हमें दो चित्र दर्शाना होता है, क्योंकि हम संभावना पे 100% वाले आंसर को टिक नहीं कर सकते हैं। यानी एक संभावना यह भी है कि यह भोजन नूडल से भी इसका कोई रिलेशन शायद हो, तो या तो आप इसी में बिंदु बिंदु कर दीजिए, एक बार डार्क वाले पढ़ लीजिएगा, एक बार बिंदु बिंदु, या तो आप अलग भी बना सकते हैं। यहां पे मैं बिंदु बिंदु कर ले रहा हूं। तो निष्कर्ष सभी नूडल्स भोजन है, तो देखिए सभी वाला तो निष्कर्ष तभी सही होगा जब ऐसा चित्र बनेगा, इतना रटे रहिए, ऐसा कुएं वाला चित्र होगा। यानी कुल मिला के कथन में सभी अगर कहा है तभी सभी वाला निष्कर्ष सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। तो कथन में कोई सभी वाला निष्कर्ष ही कथन ही नहीं है, तो सभी वाला निष्कर्ष सही बिना देखे नहीं हो सकता, यानी कि बिना देखे गलत हो गया। इसमें भी सभी, यानी ये भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि चित्र देखिए कोई भी कुएं वाला चित्र नहीं है, तो सभी वाला तो निष्कर्ष सही नहीं हो सकता है। तो यहां पर टिक मैंने बना दिया, सभी बराबर कुछ संभव, यानी कि सभी में कुछ का रिजल्ट तो आता है। अगर सभी लिखा हुआ कथन में तो उससे कुछ का निष्कर्ष निकल सकता है, यानी कह सकते हैं ये ऐसा चित्र है, ये वाला, कि इसमें से सभी का भी रिजल्ट निकलता है और इसमें कुछ का भी रिजल्ट निकलता है। यानी एक तरफ से सभी, एक तरफ से कुछ, और इधर से भी सभी की तरफ से भी कुछ, यानी सभी में कुछ छुपा होता है, लेकिन कुछ में सभी नहीं छुपा होता है। जैसे मेरे पास 500 रुपए हैं, यानी मेरे पास सभी पैसे हैं, तो उसमें मैं 100 रुपया किसी को उधार दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास 500 रुपया है तो मैं किसी को 1000 उधार नहीं दे सकता हूं। यानी कि सभी में से कुछ तो दिया जा सकता है, लेकिन कुछ में से सभी
नहीं दिया जा सकता है। यानी सभी में कुछ छुपा होता है लेकिन कुछ में सभी नहीं छुपा होता है। आंसर है डी, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। सभी आलू चिप्स होते हैं, तो ऐसा ही चित्र बनता है सभी वाला, आपको पता ही है। सभी आलू क्या होता है, चिप्स होता है, ठीक है। सभी फ्रेंच फ्राइज आलू होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अलग बना के मैं दर्शा दे रहा हूं। सभी फ्रेंच फ्राइज क्या होते हैं, बस फ्रेंच लिख देता हूं, चाहे ये भी लिख ही दे। सभी फ्रेंच फ्राइज क्या होते हैं, आलू होते हैं। आपको समझाने के लिए अलग लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। फ्रेंच फ्राइज के बाहर आलू रहेगा, आलू के भीतर फ्रेंच फ्राइज रहेगा, आलू के भीतर ही वृत्त बना के फ्रेंच फ्राइज रहेगा। इससे ये मुझे समझाना था, आलू के भीतर फ्रेंच फ्राइज रहेगा। तो आलू के भीतर फ्रेंच फ्राइज रहेगा। कभी चित्र बनाने में दिक्कत हो तो ऐसा करिए कि दूसरे वाले कथन का चित्र पहले बना लीजिए। जैसे सभी, इसको मैं पहले अब बना रहा हूं, सभी फ्रेंच फ्राइज, सभी फ्रेंच फ्राइज क्या है, तो आलू है। अब दूसरा वाला, पहला वाला कथन बाद में हम लोग चित्र बना रहे, सभी आलू चिप्स है, तो सभी आलू को घेर दीजिए चिप्स से। आप रटे रहिए, सभी वाले शब्द को घेर दिया करिए अगले शब्द से, सभी वाले शब्द को घेर दिया करिए अगले शब्द से। देखिए सभी वाला शब्द है फ्रेंच, तो फ्रेंच को घेर दीजिए अगले वाले शब्द यानी आलू से। देखिए फ्रेंच को घेर दिया गया अगले वाले शब्द आलू से। दोनों में से किसी भी चित्र से आप अब निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष पहला है सभी आलू। देखिए किसकी चीज की बात हो रही है, आलू की और फ्रेंच फ्राइज की, तो टिक कर लेते हैं हम लोग, आलू फ्रेंच फ्राइज। तो टिक करने से हमें ये पता चल गया किनारे किनारे चलाने से कि ये कुएं वाला चित्र है। तो कुएं वाले चित्र में बड़े वाले को कुछ यानी आलू को कुछ और छोटे वाले को सभी बोलना चाहिए। क्या बोला है, सभी आलू। तो आलू को सभी इसने क्यों बोल दिया, भीतर वाले की अपेक्षा। देखिए आलू और चिप्स में जब तुलना होगी तब आलू को सभी बोल सकता है, लेकिन आलू और फ्रेंच फ्राइज में तुलना होगा तो ये बाहर है ये भीतर है, ये बड़े वृत्त में ये छोटे वृत्त में है, तो आलू को सभी नहीं बोल सकता है। जबकि इसने आलू को सभी बोला इसलिए गलत है। कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं, किसकी बात कर रहा है, फ्रेंच फ्राइज की और चिप्स की। तो अब चिप्स बाहर है, फ्रेंच फ्राइज भीतर है, यानी फ्रेंच फ्राइज को सभी बोलेगा और चिप्स को कुछ बोलेगा। वैसे फ्रेंच फ्राइज को सभी के साथ साथ देखते हैं आप, इसमें कुछ भी छुपा रहता है, क्योंकि जब सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स है तो कुछ भी फ्रेंच फ्राइज भी चिप्स ही होगा। क्या बोला, कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स है, तो सभी, जब सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स है, इसको क्या पढ़ेंगे, सभी फ्रेंच फ्राइज, भीतर वाले सभी बोलते हैं, सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स है तो कुछ फ्रेंच फ्राइज भी चिप्स ही होगा। तो कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स है, ये वाला सही हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था शुरू में ही कि सभी में कुछ छुपा होता है। आपके पास सभी रुपए है तो उसमें से कुछ किसी को दान दे सकते हैं, लेकिन किसी के पास कुछ ही रहेगा तो वो सभी कैसे दान देगा। तो कुल मिला के पहला गलत, दूसरा सही। आंसर है बी, केवल दूसरा सही, यानी पहला गलत है, यानी केवल दूसरा सही है। सभी पेन कप है, तो ऐसा चित्र बनेगा, सभी पेन कप है, सभी ग्लास कप है। अब देखिए फिर से अलग समझाने के लिए बता रहा हूं, जबकि इसमें डायरेक्ट बनाया भी जा सकता है, सभी अलग से बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के बता रहा हूं। सभी ग्लास, सभी वाले शब्द को देखते हैं बाहर ही लिखते हैं, सभी के बाद वाले शब्द को घेर दिया जाता है अगले शब्द से। देखिए यहीं पे चित्र बन गया। इससे पता चल गया कि ग्लास के बाहर कप रहेगा, या ये कह सकते हैं कप के भीतर ही ग्लास रहेगा, कप के भीतर ही ग्लास रहेगा। तो कप के, ये कप कौन है, यहां से देखिए पूरा है, ये पूरा क्षेत्र कप का है, ऐसा नहीं है कि किनारे किनारे, मैं बार बार बता रहा हूं, कप का ये क्षेत्र पूरा है। तो यही पता चला कि कप के भीतर ही ग्लास रहेगा। तो कहां रह सकता है ग्लास, देखिए यहां भी रह सकता है, यानी कि पेन से एकदम दूर, ग्लास यहां भी रहेगा। तो देखिए सभी ग्लास कप है, चाहे तो ग्लास इसके भीतर भी रह सकता है। अभी भी देखिए सभी ग्लास कप है, यही निष्कर्ष बनाना है ना, सभी ग्लास कप है। देखिए सभी ग्लास कप है, यहां से भी सभी ग्लास कप है, यहां से भी सभी ग्लास कप है, इसके बाहर बाहर भी बनेगा तभी भी सभी ग्लास कप है। तो इसके लिए यहां पे मैंने ट्रिक बनाया है, विभिन्न वेन आरेख बराबर कोई निष्कर्ष नहीं निकल, यानी विभिन्न वेन आरेख बन रहा है किन किन शब्दों में,
देखिए इतना तो कंफर्म है कि कप के भीतर ही ग्लास रहेगा। कप के भीतर ही ग्लास है, हर जगह कप के भीतर ही है, कप के भीतर ही है। ऐसा नहीं कि कप के बाहर बन जा रहा है या कप को काट के बना, ऐसा भी नहीं है। कप के भीतर ही ग्लास बनेगा, इतना कंफर्म है। लेकिन कप के भीतर ही ग्लास बनेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि पेन और ग्लास का संबंध नहीं क्लियर है। देखिए पेन के भीतर कभी घुस गया, पेन के बाहर भी हो सकता है ग्लास और पेन के भीतर भी ग्लास हो सकता है। पेन को काट के भी ग्लास बन गया, पेन से दूर भी ग्लास बन गया है। यानी कि कुल मिला के पेन और ग्लास का कोई भी रिलेशन क्लियर नहीं होगा। यही चीज मैंने ट्रिक में लिखा है, किसी के साथ नहीं। विभिन्न बेन आरेख कोई निष्कर्ष नहीं। विभिन्न बेन आरेख का मतलब पेन और ग्लास के बीच में विभिन्न बेन आरेख बना है, कप और ग्लास के बीच में नहीं। हमेशा कप के भीतर ही ग्लास बना है। विभिन्न बेन आरेख किसके लिए है? तो पेन और ग्लास के लिए। पेन और ग्लास में संबंध बदल रहा है कुछ, क्योंकि क्लियर नहीं है, लेकिन हमेशा कप के भीतर ही ग्लास है। इसलिए विभिन्न बेन आरेख किसके किसके बीच में बना है? पेन और ग्लास के। तो पेन और ग्लास के बारे में कोई निष्कर्ष देगा तो वो गलत ही होगा। देखिए पेन ग्लास दे दिया, गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो चलिए एक चित्र, दो चित्र हम लोग बना लेते हैं। कम से कम कई प्रकार चित्र बनेंगे, लेकिन हम लोग दो बनाते हैं। सभी पेन कप है। अब कह रहे सभी ग्लास कप है, तो एक हम लोग बना लेते हैं ऐसे। देखिए सभी ग्लास, देखिए सभी ग्लास कप से घिरा हुआ है, सभी ग्लास कप होगा। एक थोड़ा सा दूर बना लेते हैं। सभी ग्लास देखिए अभी भी कप है। अब इसी दो में बस काम चला लेते हैं हम लोग। आप भी ऐसा ही करिएगा, काट के एक दूर बना लीजिएगा। कुछ पेन ग्लास है, तो कुछ पेन ग्लास है इस वाले चित्र में तो सही है, कुछ पेन ग्लास है। लेकिन इस वाले चित्र में कुछ पेन ग्लास है कह रहा है, जबकि ये चित्र कह रहा है कि कोई पेन ग्लास नहीं है। यानी एक में सही आ रहा है, एक में गलत, तो सही गलत बराबर गलत ही होता है। कुछ ग्लास कप है, तो कुछ ग्लास कप है। इससे भी देखिए, इससे निष्कर्ष निकल रहा है सभी ग्लास कप है। तो जब सभी ग्लास कप है तो कुछ ग्लास कप है, ये भी सही। इसको देखेंगे तो इससे भी वही निष्कर्ष निकलेगा, सभी ग्लास कप है तो कुछ ग्लास भी कप ही होगा। मैंने बताया था सभी में कुछ छुपा रहता है, दोनों तरफ से सही है, यानी कि ये सही निष्कर्ष है। तीसरा, कुछ ग्लास पेन है। अब देखिए पेन और ग्लास का मैंने बताया था कोई संबंध नहीं निकलेगा, आप ट्रिक से ही समझिएगा। कोई ग्लास पेन है, इसमें तो सही है, इसमें भी सही नहीं है। कह रहा है कुछ पेन ग्लास, कुछ पेन ग्लास है, ये चित्र कह रहा है कोई पेन ग्लास नहीं है, तो यहीं से गलत हो गया। दूसरी जगह चेक करने की जरूरत ही नहीं है, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। आंसर है सी, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। अगला है कथन, सभी बादल कोहरे हैं। सभी कोहरे सफेद है। बहुत आसानी से चित्र बन गया, आसान था। सभी कोहरे। और एक बात ध्यान दीजिए, जो लिखते हैं शब्द कोई इधर और कोई इधर नहीं लिखना चाहिए, क्रम से लिखिए, ताकि शब्द देखकर भी पता चल जाए कि ये भीतर से बाहर वाला, यानी सबसे भीतर बादल है, उससे बाहर कोहरे है, उससे बाहर सफेद है। ये नहीं कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे नहीं, एक क्रम से, ताकि पता चल जाए कौन सबसे बाहर है कौन सबसे भीतर है। अब निष्कर्ष, कुछ सफेद बादल, किसकी किसकी बात हो रही है? सफेद की और बादल की। यानी बड़ा वाला सफेद है, छोटा वाला बादल है। तो छोटे वाले को कह रहा है कुछ सफेद, तो कुछ सफेद बादल है। बाहर वाले को कुछ कहा भी जाता है, इसलिए कुछ कहा भी है तो सही है। वैसे भीतर वाले को भी कुछ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सभी में कुछ छुपा रहता है। बस ये है कि कुछ वाले को सभी, इस बाहर वाले को सभी नहीं कहना है। कुछ कोहरे बादल हैं। देखिए बात किसकी हो रही है? कोहरे की और बादल की। कोहरे बादल में बादल भीतर, कोहरे बाहर। क्या कर रहा है? कुछ कोहरे, कोहरे के कुछ कर रहा है, तो बाहर कोहरे है तो कोहरे को कुछ ही कहेगा, तो कुछ कोहरे बादल है, सही है। यानी दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही हो जाते हैं। वीडियो को रोक के आप आराम से देख लीजिएगा, इसलिए दोनों निष्कर्ष सही है। कुछ आसमान नीले हैं। कुछ आसमान नीले हैं।
कुछ नीले नरम है। तो जो ही आप जलेबी जैसा बनाइए, मैंने ट्रिक पहले ही बताया था कि जब जलेबी बने तो एक और चित्र बनता है इमरती, ऐसे ही बना दीजिएगा। किसी में कुछ शब्द लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसमान, नीले, नरम, किसी में कोई शब्द लिखिए। या परीक्षा में प्रश्न ये वाला इमरती वाला बनाइए मत, लेकिन इतना याद रखिएगा इसमें हर तरीके से कुछ हाँ वाला ही निष्कर्ष निकलता है। हर तरफ से कुछ हाँ निकलता है, किधर से भी खाली नहीं रहेगा। कुछ आसमान नीले हैं, कुछ नीले आसमान है, कुछ आसमान नरम है, कुछ नरम आसमान है, कुछ आसमान, मतलब हर तरफ से कुछ हाँ निकलेगा। तो परीक्षा में ये तो समझिएगा जलेबी है तो इमरती बनेगा, भले ही इसे बनाइएगा मत, लेकिन निष्कर्ष बिना बनाए हुए काल्पनिक रूप से पढ़ लीजिएगा। कुछ हाँ वाला निष्कर्ष बना हुआ है। कैसे? देखिए, कुछ आसमान नरम है, किसकी बात करें? आसमान की, नरम की। तो ऐसा नहीं कि नीले इन दोनों को बंधन में बांधा हुआ, ऐसा नहीं है। कुल मिला के आसमान ये है, दूसरे कलर से देख लीजिए, आसमान यहां पर है और नरम यहां पर है, यानी दोनों के बीच में इतनी दूरी है। यानी कि निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? कोई आसमान नरम नहीं, कोई नरम आसमान नहीं, लेकिन ये कह रहा है कुछ आसमान नरम है। तो इस चित्र से पूछा गया तो कुछ आसमान नरम है, तो ये कह रहा है कि नहीं, ये बात गलत है। इससे पूछा जाए कुछ आसमान नरम है, तो मैंने बताया था इसमें तो कुछ हाँ निकलता ही है। कुछ आसमान नरम है, तो ये कह रहा है कि हाँ बात बिल्कुल सही है। तो इनके कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि गलत सही बराबर गलत, क्योंकि 50% ये बोलता है 50% ये। जब तक 100% ना हो जाए तब तक आंसर सही नहीं होता है। तो ये 85% रह गया, इसलिए आंसर गलत है। कुछ नरम आसमान है, फिर वही बात, कुछ नरम आसमान है कह रहा है, जबकि कोई नरम आसमान नहीं, तो गलत। इसके हिसाब से तो सही होगा ही, तो फिर गलत सही बराबर गलत ही, दोनों गलत है। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, न तो 1 न तो 2, कोई निष्कर्ष सही नहीं है। कुछ कपड़े सफेद हैं, कुछ कपड़े सफेद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में अच्छा काम करेगा। कुछ सफेद झंडे हैं, कुछ सफेद झंडे। जो ही ये बना रहे हैं तो दिमाग में रखिए कि एक इमरती बनेगा, क्योंकि जलेबी दिख रहा है। फिलहाल या तो बना ही के तैयार कर लीजिए, भूल ना जाए इसलिए। किसी में कुछ लिख दीजिए, कपड़े सफेद और एक में झंडे। अब कह रहे कोई झंडा सीधा नहीं, कभी कभी 3 कथन होते हैं। कोई झंडा, ऐसे बना दे रहा हूं याद रखने के लिए, सीधा नहीं है, यानी इस झंडे वाले क्षेत्र से सीधा दूर रहेगा, सीधे वाले क्षेत्र से झंडा दूर रहेगा। तो देखिए मैंने बताया था, एक तो जलेबी बना है तो इमरती बना है, और एक मैंने बताया था कि दोस्त, दुश्मन का जो दोस्त होता है वो आपका भी दोस्त हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि दुश्मन का दोस्त है तो आपका भी दुश्मन ही होगा, दुश्मन का दोस्त है तो आपका भी दोस्त हो सकता है। तो सीधा से तो झंडे को दूर रहने के लिए कहा गया है, लेकिन सीधा से सफेद और कपड़े के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि दूर रहेगा कि नजदीक रहेगा। तो एक चित्र ऐसा भी बनाना चाहिए जिसमें सीधा जो है कपड़े और सफेद का भाग हो जाए। तो कपड़े और सफेद का भाग बचते बचते हम लोग झंडे से, देखिए झंडे से दूर रहना किसको? सीधा को। देखिए झंडे से सीधा दूर रहेगा, तो देखिए यहां भी अलग रंग से दर्शाते हैं, यहां भी ये झंडा है और ये सीधा है। अभी भी देखिए झंडा से सीधा दूर दूर है, हरा वाले से हरा वाला अभी भी दूर है, यानी कि कथन की बात की अवहेलना नहीं की गई है। अब निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। कोई कपड़ा सीधा नहीं है, कपड़ा ये है, सीधा ये है। इस चित्र से पूछा जाए, फिर इस चित्र से पूछा जाए, करेक्ट कि कोई कपड़ा सीधा नहीं, तो ये चित्र देख के आराम से कोई कह सकता है कोई कपड़ा सीधा नहीं, कोई सीधा कपड़ा नहीं। ये बात बिल्कुल इस चित्र के हिसाब से सही है। अब इससे पूछा जाए कि कोई कपड़ा सीधा नहीं है, तो ये कह रहा क्यों नहीं है? इतना ये जो भाग है इसको देखिए आराम से, ये सीधा और ये कपड़ा। जिसकी बात करें केवल उन्हीं 2 वृत्तों को देखा करिए, सीधा ये कपड़ा, इन दोनों में देखिए ये कुछ कुछ वाला भाग बन के तैयार हो जा रहा है। इतना भाग जो है, जो मैं दर्शा रहा हूं, ये कपड़ा और सीधा में क्या है? कॉमन है इतना। यानी कि इस चित्र को देखेंगे तो होगा कुछ कपड़े सीधे हैं, कुछ सीधे कपड़े हैं। और यही तो कह रहा है कुछ कप सफेद
कौन सा हम लोग, कोई कपड़ा सीधा नहीं है, तो इसमें तो सही है कोई कपड़ा सीधा नहीं है, लेकिन इससे पूछा कोई कपड़ा सीधा नहीं है तो कह रहा है कि क्यों नहीं है, ये बात ये कह रहा है कि गलत है, ये कह रहा है कोई कपड़ा सीधा नहीं है और ये कह रहा है कि कुछ कपड़े सीधे हैं, यानी इसके हिसाब से कोई कपड़ा सीधा नहीं है वाली बात गलत है। इससे पूछने पर ये बात गलत हो गई, तो सही गलत बराबर गलत हो गया। दूसरा, कुछ सफेद सीधे हैं, कुछ सफेद यहां पर है और सीधा यहां पर है, यानी दोनों में इतनी दूरी है। ये कह रहा है कुछ सफेद सीधे हैं, तो ये चित्र कह रहा है नहीं, ये बात गलत है। आप कह रहे कुछ सफेद सीधे हैं और ये चित्र कह रहा है कोई सफेद सीधा नहीं है, तो यहीं पर बात गलत हो गई। तो इसमें चेक करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सही भी होगा तो भी गलत और गलत होगा तब तो बहुत बड़ा गलत होगा ही, इसलिए हम लोग बिना दूसरे में चेक किए गलत काट देते हैं। पहले ही चित्र में अगर निष्कर्ष गलत हो जाए तो दूसरे में चेक करने से कोई फायदा नहीं, गलत ही काट देना चाहिए। लेकिन पहले वाले निष्कर्ष में, पहले वाले चित्र में सही हो जाए तब दूसरे वाले चित्र में जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अब अगले वाले चित्र में अगर सही हो गया तब तो सही, और गलत हो गया तो गलत निष्कर्ष हो जाता है। कुछ झंडे कपड़े हैं, झंडे कपड़े इतना कर है, कुछ झंडे कपड़े, लेकिन ये चित्र कर रहा है कि नहीं कोई झंडा कपड़ा नहीं है, यानी कि ये भी चित्र गलत हो गया, यानी कि सारे चित्र यहाँ पे यानी सभी निष्कर्ष गलत हैं। हमारा आंसर है डी, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। अब देखते हैं, कुछ पिन क्लिप है, पिन क्लिप है, कुछ क्लिप पैन है। तो जो ही हमने ये बनाया समझ में आ गया कि एक इमरती भी बनेगा, चाहे तो बनाइए या मन में रखिए कि इसमें हर तरफ से कुछ हाँ आता है। बिना बनाए भी आप मन में कल्पना करके सोच सकते हैं। तो कुछ पिन पैन है, तो इससे पूछिए कुछ पिन पैन है, तो कह रहा कि ये बात गलत है, कुछ पिन पैन नहीं है। ये कह रहा कुछ पिन पैन है, ये कह रहा कोई पिन पैन नहीं है। तो दोनों की बात में अगर अंतर आ जाए तो समझ जाइए निष्कर्ष गलत है। एक कह रहा है कोई नहीं है, ये कह रहा है कुछ है, तो बात गलत है। ये कह रहा है कि कुछ पिन पैन है, ये कह रहा है कि कोई पिन पैन नहीं है, तो दोनों की बात में अंतर आ गया, यानी निष्कर्ष गलत है। कोई पिन पैन नहीं है, तो कोई पिन पैन नहीं है, तो ये भी वही बात कर रहा है कोई पिन पैन नहीं, तो दोनों की बात एक है, यानी कि निष्कर्ष सही है। तो इसमें चेक कर लीजिए, इसमें पहले ही में गलत हो गया था तो इसमें हमने चेक नहीं किया। चेक करेंगे कुछ पिन पैन है, तो ये कहेगा कुछ पिन पैन है, क्योंकि इतना कुछ हाँ, तो इसमें निष्कर्ष आता है। ये देखिए कुछ पिन पैन है, इसके हिसाब से सही है। तो गलत सही बराबर गलत ही होना, इसलिए दूसरा में मैंने चेक नहीं किया था। अब इसमें पहले में सही हो गया, कोई पिन पैन नहीं, क्योंकि पिन से पैन दूर है, लेकिन सही हो गया तो अगले में जरूर चेक करिए। इससे पूछिए कोई पिन पैन नहीं है, तो कह रहा कि ये बात गलत है। ये कह रहा कोई पिन पैन नहीं है, तो कह रहा क्यों नहीं है, कुछ पिन पैन है, इसके हिसाब से यानी ये बात गलत हो गया। तो गलत सही बराबर भी गलत होता है। तो याद रखिए, जब परीक्षा में न्याय वाक्य में दोनों निष्कर्षों को गलत टिक करना हो, यानी लगे कि दोनों ही निष्कर्ष गलत है, थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि कहीं एक निष्कर्ष कभी कभी देता है या तो एक या तो दो सही, यानी निष्कर्ष या तो एक सही है या तो दो सही है। जैसे कहा जाए कि कल बारिश होगी, तो गलत बात हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बारिश ना हो। कोई कह दे कि कल बारिश नहीं होगी, तो भी गलत, क्योंकि हो सकता है कल बारिश हो जाए। अगर कोई कह दे, ए नाम के व्यक्ति ने कहा कि बारिश होगी, बी नाम के व्यक्ति ने कहा कल बारिश नहीं होगी, लेकिन सी नाम के व्यक्ति ने कहा कि इन दोनों में से कोई एक बात सही होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा सही सी ही होगा, क्योंकि या तो कल बारिश होगी या तो कल बारिश नहीं होगी, या तो निष्कर्ष एक सही होगा या तो निष्कर्ष दो, ऐसा वाला कभी कभी विकल्प दे। तो इसका एक ट्रिक ये है कि जब दोनों शब्द समान हो, दोनों शब्द समान का मतलब निष्कर्ष में पिन पैन इसमें है और पिन और पैन इसमें है, ऐसा नहीं कि इसमें पिन पैन हो और इसमें पिन क्लिप हो, तब नहीं, या इसमें क्लिप पेन हो और इसमें पिन पैन हो, अलग अलग शब्द हो दोनों में, तो नहीं। लेकिन जब दोनों शब्द समान हो, पिन पैन इसमें भी है पिन पैन इसमें भी है, और दूसरा शब्द दोनों शब्द समान हो और दूसरा शब्द एक में कुछ लिखा रहे, एक में कुछ और एक में कोई नहीं लिखा रहे, तो ज्यादा उम्मीद है कि आंसर या तो निष्कर्ष एक सही या तो निष्कर्ष दो सही वाला आता है, या तो या वाला आंसर आता है। तो इसमें दोनों शब्द कॉमन है, एक में कुछ है और एक में कोई नहीं। वैसे इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ये तो तरीका था रेडीमेड
कि जब दोनों में शब्द समान हो और एक में कुछ लिखा रहे और एक में कोई नहीं, तो आंसर या तो या वाला आता है, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 सही है। कैसे? तो देखिए इसमें बात कर रहा है पिन की, पैन की। क्लिप की कोई बात ही नहीं, तो चाहे तो कुछ देर के लिए समझने के लिए इसे क्लिप को मिटा ही दीजिए, क्योंकि क्लिप की कोई बात ही नहीं है। अब अच्छे से दिखेगा, पिन है पैन है, पिन है पैन है। तो ये कथन का ही 2 चित्र है या करके, क्योंकि कथन का चित्र गलत नहीं होता है। दोनों में से तो कोई एक बात होगा, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो कुछ पिन पैन है और एक में कह रहा है कि कोई पिन पैन नहीं है, और निष्कर्ष भी यही है, कथन का चित्र भी यही है। एक चित्र कह रहा है कि कोई पिन पैन नहीं है और एक कह रहा है कि कुछ पिन पैन है। तो जब दोनों कथन का ही चित्र है तो दोनों में से एक बात तो सही होगा ही, या तो कुछ पिन पैन है या कोई पिन पैन नहीं है। कुछ पिन पैन है या कोई पिन पैन नहीं है। ये कह रहा है कि बारिश होगी, ये कह रहा है कि बारिश नहीं होगी। तो अगर निष्कर्ष में ये कहा जाएगा या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, यानी निष्कर्ष 1 सही होगा या निष्कर्ष 2 सही होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक तो सही जरूर होगा। आंसर हो गया सी, यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि दोनों में से कोई एक ना एक सही जरूर हो जाएगा। और एक और प्रश्न देखिए, कोई जूता चप्पल है, बहुत मजेदार प्रश्न है ये। कोई जूता चप्पल नहीं है, तो दूर दूर हमने बना दिया इसको, कटपीस का निशान भी लगा दिया ताकि याद रहे कि जूता से चप्पल को दूर रखना है। कुछ चप्पल सैंडल है, तो कुछ चप्पल सैंडल हमने बना दिया। आपको पता ही होगा एक और चित्र बनेगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त भी हो सकता है, यानी कि जूता चप्पल से, चप्पल जूता से दूर रहेगा, लेकिन सैंडल तो चप्पल का कुछ दोस्त है, लेकिन क्या ये जूता का भी दोस्त रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो एक और हम लोग चित्र बना लेते हैं, जूता चप्पल, ये दोनों की दुश्मनी, और इसका तो कुछ भाग सैंडल है ही। देखिए अभी भी कथन की कोई बात गलत नहीं हुई है। देखिए फिर से पढ़ के, कोई जूता चप्पल नहीं, तो अभी भी कोई जूता चप्पल नहीं। देखिए दोनों दूर दूर बने हैं, अभी भी कोई जूता चप्पल नहीं। हरे वाले से देखिए याद रखिएगा, हरा वाला दूर रहेगा, हरे वाले से हरा वाला दूर रहेगा। फिर दूसरा कर रहा था निष्कर्ष कथन कि कुछ चप्पल सैंडल है, तो कुछ चप्पल सैंडल इसमें भी है, लेकिन जूता का भी हिस्सा हो सकता है। तो एक चित्र में हमने दिखाया कि हो भी सकता है, एक में दिखा दी हमने नहीं भी हो सकता, क्योंकि जैसे कहा जाए कि ए की बी से दोस्ती है और बी की सी से, तो ए और सी में क्या रिश्ता है इसके बारे में जब कुछ बताया ही नहीं गया तो कुछ भी संभव है, या तो हो सकता है इससे इसकी दोस्ती हो या हो सकता है कि ना हो। तो दोनों ही सिचुएशन हमने दर्शा दिया। अब निष्कर्ष कर रहा है कोई सैंडल जूता नहीं है। कोई सैंडल, पहले चित्र से देखिए, कोई सैंडल जूता नहीं है, बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि सैंडल यहां है, जूता यहां है। दूसरे निष्कर्ष देखिए, कोई सैंडल जूता नहीं है, इससे पूछिए तो ये कह रहा है बहुत गलत बात है। आप कह रहे हैं कोई सैंडल जूता नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ सैंडल जूता है, यानी दोनों के बात में अंतर आ गया, यानी कि निष्कर्ष इसके हिसाब से गलत है। तो सही गलत बराबर गलत ही होता है, 50-50 में आंसर होता नहीं सही। अब देखिए सैंडल जो चप्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा, सैंडल जो चप्पल है, तो सैंडल जो चप्पल है यानी ये वाला हिस्सा जिसको मैं हरा कर रहा हूं या कोई और कलर कर रहा हूं। देखिए सैंडल जो चप्पल है ये कलर, और इसमें देखा जाए तो सैंडल जो चप्पल है यानी कि ये वाला, सैंडल जो चप्पल है ये वाला कलर। सैंडल जो चप्पल है जूता नहीं, सैंडल जो चप्पल है यहां पर वो जूता नहीं हो सकता है। वैसे तो सैंडल को जूता में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन यहां पर समझिए जूता की दुश्मनी चप्पल से है, चप्पल की दुश्मनी जूता से है। तो सैंडल का जो भी हिस्सा चप्पल में चला जाएगा, देखिए इन दो परिवारों में झगड़ा है, जूता और चप्पल में आपस में झगड़ा है, लेकिन सैंडल के घर के कुछ लोग जो है चप्पल से जाके मिलते हैं, यानी कि सैंडल की कुछ दोस्ती चप्पल से है। तो सैंडल के घर के जितने भी लोग चप्पल से दोस्ती रखते होंगे, जो भी लोग होंगे एबीसी, सैंडल के घर के जो भी एबीसी लोग हैं जो चप्पल से दोस्ती रखते हैं, तो ऑटोमेटिक इनकी दुश्मनी जूता से भी हो जाएगी, क्योंकि जूता का कोई हिस्सा चप्पल नहीं, चप्पल का कोई हिस्सा जूता नहीं।
तो जो भी सैंडल का आदमी चप्पल के पास जाएगा उसकी दुश्मनी ऑटोमेटिक जूता से हो जाएगी। यानी कह सकते हैं सैंडल जो चप्पल है, सैंडल जो चप्पल है, ये चप्पल है तो वो जूता नहीं हो सकता है, क्योंकि चप्पल अगर सैंडल का जो भी हिस्सा चप्पल है वो जूता हो ही नहीं सकता, क्योंकि जूता और चप्पल में दुश्मनी, यानी ये निष्कर्ष सही है। और इसमें भी देखेंगे तो इस वाले हिस्से ये भाग तो है, लेकिन ये कह रहा कि जो सैंडल का जो सैंडल जो चप्पल है, यानी इसकी केवल बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा, सैंडल जो चप्पल है केवल उसकी बात कर रहा है, वो कभी जूता नहीं हो सकता, क्योंकि सैंडल का जो हिस्सा चप्पल में है वो जूता हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैंडल जूता और चप्पल में दुश्मनी। यानी दूसरा निष्कर्ष हमारा, सोचेंगे आप ध्यान से तो बिल्कुल सही है, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी, जब कोई निष्कर्ष केवल दूसरा सही है। दोस्तों इस वीडियो में जितना भी इस्तेमाल किया गया पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उससे जाकर आप क्लिक करके इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए और कुछ और भी प्रश्न न्याय वाक्य के आप प्राप्त कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।